कहानी की शुरुआत इस ड्रामा के मेन लीड रवि से होती है, जो कि एक महल का प्रिंस है और काफी एरोगेंट और रूड किस्म का बंदा है और बहुत ही फेमस बिजनेसमैन, जिसके सामने किसी की भी नहीं चलती क्योंकि वो जो चाहता है उसे हासिल करके रहता है और यही बात उसे दूसरों से अलग बनाती है। उसकी एक वाइफ होती है जिसका नाम फेरी है, जो एक लालची और घमंडी किस्म की औरत है और रवि को अपनी वाइफ में कोई भी दिलचस्पी नहीं होती क्योंकि उन दोनों की शादी एक समझौता होती है जो रवि के डैड ने रवि के ऊपर थोपी होती है। एक्चुअली रवि के डैड ने फेरी के परिवार को एक वचन दिया होता है कि जब ये दोनों बड़े हो जाएंगे तो इन दोनों की शादी करा दी जाएगी। इसके बाद रवि के डैड इस दुनिया को छोड़कर चले जाते हैं, लेकिन रवि को अपने डैड के इस वचन को निभाना पड़ता है, जिस वजह से उसे फेरी से शादी करनी पड़ती है। लेकिन रवि ये सारी बातें फेरी से पहले ही क्लियर करके रखता है कि वो इस खानदान की बहू जरूर बनेगी, पर वो उसकी वाइफ कभी भी नहीं बनेगी क्योंकि वो ऐसी लड़की के करीब बिल्कुल भी नहीं जा सकता जिससे वो प्यार नहीं करता। लेकिन फिर ये सब कुछ जानने के बाद भी रवि के करीब जाती है और उसे अपना बनाने की कोशिश करती है, पर हर बार उसे अपनी मुंह की खानी पड़ती है और इसी तरह इन दोनों का रिश्ता चल रहा होता है कि तभी एक दिन अचानक रवि को पता चलता है कि फेरी माँ बनने वाली है, जिसे सुनकर तो उसे बहुत बड़ा झटका लगता है क्योंकि उसने जब फेरी के साथ कोई संबंध ही नहीं बनाया तो वो उसके बच्चे की माँ कैसे बन सकती है। पर वो ये बात सबके सामने नहीं कहता और सबको यही लगता है कि फेरी के पेट में पलने वाला बच्चा रवि का है और वो लोग यही बात सोचकर खुशियां मनाते हैं। पर रवि का पारा पूरी तरह से हाई रहता है कि आखिरकार ये लड़की उसे इस तरह चीट कैसे कर सकती है, इसलिए वो गुस्से से वहाँ से चला जाता है। और इधर फेरी पूरी तरह से परेशान रहती है कि अब तो रवि को उसकी सच्चाई पता चल गई है कि वो उसे धोखा दे रही है, पता नहीं अब वो उसके साथ क्या करेगा। इसलिए वो सीधा अपने बॉयफ्रेंड थाना के पास जाती है, जो कि एक पुलिस ऑफिसर है, और उसे जाकर अपनी प्रेगनेंसी की न्यूज देती है। थाना जब ये गुड न्यूज सुनता है वो तो खुशी से पागल हो जाता है, लेकिन तभी फेरी उसकी खुशियों पर ग्रहण लगा देती है, ये बताकर रवि को मेरी सच्चाई पता चल गई है कि मैं उसे धोखा दे रही हूँ, अब वो बहुत जल्द मुझे तलाक दे देगा और उस महल से बाहर निकाल देगा, फिर हम क्या करेंगे, सड़कों पर अपने बच्चे को पालेंगे। फिर थाना उसे कहता है ऐसा कुछ भी नहीं होगा, हमारा बच्चा उस महल का अगला वारिस होगा और रवि की सारी प्रॉपर्टी का मालिक, और ये हक हमारे बच्चे से कोई नहीं छीन सकता, वो रवि भी नहीं। तुम फिक्र मत करो, मैं उस रवि को इस तरह ठिकाने लगाऊंगा कि वो कभी भी किसी को भी तुम्हारी सच्चाई नहीं बता पाएगा। आगे फेरी की मॉम को जब फेरी की प्रेगनेंसी की न्यूज पता चलती है वो तो खुशी से पागल हो जाती है क्योंकि इस बच्चे के आने के बाद रवि की सारी प्रॉपर्टी इस बच्चे के नाम हो जाएगी और उसके बाद वो ऐसो आराम वाली लाइफ जिएगी। और वो यही सारी बातें सोच सोच कर काफी खुश हो रही होती है और वो अपनी बेटी को कहती है मुझे तो डर लग रहा था कि तुम कभी माँ बनोगी भी या नहीं, क्योंकि महल में हर तरफ ये अफवाह फैली हुई थी कि प्रिंस रवि तुम्हारे साथ नहीं सोता और तुम दोनों अलग कमरे में सोते हो। इसी बात का मुझे काफी डर लग रहा था कि पता नहीं तुम इस वंश को कैसे आगे बढ़ाओगी, लेकिन तुमने कमाल कर दिया। अब इस बच्चे के आने के बाद इस महल में तुम्हारा रुतबा और बढ़ जाएगा। और उसकी माँ यही सारी बातें सोच सोच कर काफी खुश हो रही होती है, लेकिन तभी फेरी उनकी सारी खुशियों पर पानी डाल देती है। ये अफवाह सच है, मैं और प्रिंस रवि कभी भी एक साथ नहीं सोए, हम दोनों अलग अलग सोते हैं और ये बच्चा रवि का नहीं बल्कि किसी और का है। जब उसकी माँ ये बात सुनती है वो तो पूरी तरह से पगला जाती है और वो गुस्से में खींच कर अपनी बेटी को थप्पड़ मारती है और कहती है तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, ये तुमने क्या किया, रवि को तुम्हारी सच्चाई पता है, वो बहुत जल्द तुम्हें तलाक दे देगा और इस महल से बाहर निकाल देगा, अब मैं क्या करूंगी, मैंने कैसी बेटी जन्माई है जो मेरी ही खुशियों को खा गई। और यहाँ पर उसकी माँ उसे ही कोसने लगती है, लेकिन तभी फेरी अपनी मॉम को कहती है मॉम इसमें मेरी क्या गलती है, मैं हमेशा रवि के करीब जाने की कोशिश करती थी लेकिन वो हमेशा मुझे अपने आप से दूर धकेल देता था, मेरी भी कुछ जरूरतें थी जिससे मुझे पूरा करना था और इसी वजह से मुझे बाहर ये सब करना पड़ा, मुझे नहीं पता था कि ये सब हो जाएगा। फिर उसकी मॉम कहती है अगर तुम्हें यही सब करना था तो प्रोटेक्शन यूज कर लेती, इस तरह माँ क्यों बन गई, तुमने जो ये रायता फैलाया है इसे तुम्हें ही समेटना होगा, मैं नहीं जानती कि तुम ये सब कैसे करोगी क्योंकि तुम्हें किसी भी कीमत पर अपनी ये शादी बचानी होगी क्योंकि मैं इतना बड़ा नुकसान अफोर्ड नहीं कर सकती। और उसकी मॉम ये सारी बातें कहकर वहाँ से चली जाती है। अगले दिन रवि एक बिजनेस ट्रिप पर जा रहा होता है अपने नए ब्रांच को देखने के लिए, तो उसकी मॉम उसे रोकती है कि वो अभी कहीं ना जाए क्योंकि अभी फेरी माँ बनने वाली है और उसे अभी उसकी जरूरत है। पर रवि अपनी मॉम को कहता है मॉम मुझे जाना होगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट काम है, मैं इसे अनदेखा नहीं कर सकता, इसलिए आप फिक्र मत कीजिए, मैं बहुत जल्द वापस आ जाऊंगा। और वो ये कहकर वहाँ से जाने लगता है। तभी वहीं पर फेरी भी आ जाती है एक अच्छी वाइफ का रोल अदा करने के लिए और सबके सामने अपने पति को गले लगाकर कहती है कि मैं तुम्हें आखिरी बार गुड बाय कहना चाहती हूँ और वो ये कहकर उसे विदा कर देती है क्योंकि फेरी ने अपने बॉयफ्रेंड थाना के साथ मिलकर उसे मारने की प्लानिंग कर ली होती है, इसलिए वो रवि को आखिरी बार गुड बाय कहती है।
उसके बाद रवि अपने बिजनेस ट्रिप पर जा ही रहा होता है, तभी वहाँ पर कुछ गुंडे आकर उस पर हमला कर देते हैं। तो रवि किसी तरह अपनी जान बचाकर वहाँ से भाग जाता है और उसके बाद उन गुंडों से लड़ने लगता है, क्योंकि वो गुंडे उसका पीछा ही नहीं छोड़ते। तो रवि भी कुछ कम नहीं होता, वो उन गुंडों से जमकर लड़ता है, क्योंकि वो लड़ाई करने में मास्टर होता है और उसने इन सारी चीजों में बहुत प्राइज भी जीता होता है। इसलिए वो उन सारे गुंडों को मार मार कर उन्हें धूल चटा देता है और उसके बाद उन लोगों से पूछता है कि तुम्हें किसने ऑर्डर दिया ये सब करने का। तो वो बंदा कुछ बताने ही वाला होता है कि तभी वहाँ पर एक बंदा आकर उस पर पीछे से हमला कर देता है और उसे बेहोश करके एक जंगल में लेकर जाता है, जहाँ पर वो लोग उसे जमीन में जिंदा गाड़ने की प्लानिंग कर रहे होते हैं। जब रवि को होश आता है और वो जब ये सब कुछ देखता है तो वो पूरी तरह से पैनिक करने लगता है और जल्दी से अपने आप को छुड़ाकर वहाँ से भागने की कोशिश करता है, पर वो गुंडा उसका पीछा ही नहीं छोड़ता और उसके पीछे लग जाता है और उसे मारने लगता है। तो रवि भी यहाँ पर उन गुंडों से जमकर लड़ता है, लेकिन वो गुंडे उस पर हावी हो जाते हैं और वो उसे मार मार कर उसे अधमरा करके पानी में छोड़ देते हैं, जिस वजह से रवि पानी में गिर जाता है। और वो गुंडा ये सारा काम करके काफी खुश हो रहा होता है और ये गुंडा कोई और नहीं बल्कि थाना ही होता है, जिसने रवि को जान से मारा होता है। आगे रवि उस पानी में बहते बहते एक ऐसे गांव में पहुंच जाता है, जो गांव बिल्कुल भी मामूली नहीं होता बल्कि डाकुओं का इलाका होता है, जहां पर किसी भी बाहरी आदमी का आना सख्त मना होता है, क्योंकि उस गांव के खूंखार डकैत ने वहां पर एक रूल बनाया होता है कि बाहरी लोगों का गांव में आना और गांव वाले लोगों का बाहर जाना सख्त मना होता है, और अगर किसी ने इस नियम को तोड़ा तो उसे अपनी जान से हाथ धोना पड़ता है। और ऐसे ही खूंखार गांव में रवि पानी द्वारा बहकर चला गया होता है। तभी उस जंगल में जड़ी बूटियां ढूंढते हुए हमारी फीमेल लीड परिजान की एंट्री होती है, जो अपने डॉक्टर डैड के साथ उसी गांव में रहती है और जंगल में जड़ी बूटी ढूंढने के लिए आई होती है। तभी उसकी नजर एक लाश और रवि पर पड़ती है, जिसे देखकर वो पूरी तरह से डर जाती है और वो डरते हुए रवि के पास जाती है। तो वहाँ पर उसे रवि के हाथ में एक रिंग मिलती है और वो रिंग उसके बॉयफ्रेंड की होती है, जिसे देखकर वो पूरी तरह से शॉक्ड हो जाती है, क्योंकि वो 2 साल से अपने बॉयफ्रेंड को ढूंढ रही होती है और उसके बारे में उसे कुछ भी पता नहीं चल रहा होता। लेकिन जब वो रवि के पास अपने बॉयफ्रेंड का रिंग देखती है तो वो पूरी तरह से परेशान हो जाती है कि आखिरकार उसके बॉयफ्रेंड का रिंग रवि के पास क्या कर रहा है, इन दोनों में क्या कनेक्शन है। इसलिए वो रवि को अपने घर लेकर जाती है और वहाँ जाकर अपने डैड से उसका इलाज करवाती है और फिर खुद उसका ध्यान रखने लगती है। आगे रवि को जब होश आता है और वो परिजान को अपने करीब देखता है तो वो पागलों वाली हरकत करने लगता है, क्योंकि उसकी याददाश्त जा चुकी होती है और उसे ये भी नहीं पता होता कि वो कौन है। परिजान जब ये बात सुनती है वो पूरी तरह से शॉक्ड हो जाती है, वो क्या करे। इसलिए वो सीधा अपने डैड के पास जाती है और उसे रवि की हालत के बारे में बताती है। तो उसके डैड कहते हैं, हम इस लड़के को यहाँ पर नहीं रख सकते, तुम इस गाँव के नियम को नहीं जानती, तुम्हें पता है ना इस गाँव में बाहरी लोग नहीं आ सकते। अगर इस बारे में डकैत मूसा को पता चल गया तो तुम्हें पता है वो हमारे साथ क्या करेगा, वो हमें जान से मार डालेगा। फिर परिजान कहती है, हाँ मैं जानती हूँ डैड, लेकिन मैं इसे अकेला नहीं छोड़ सकती, इसकी हालत बहुत ही खराब है और ऊपर से इसकी याददाश्त भी जा चुकी है। अगर हमने इसे ऐसे ही छोड़ दिया तो फिर बेचारा क्या करेगा, हमें इसकी हेल्प करनी होगी जब तक इसकी याददाश्त वापस नहीं आ जाती। फिर उसके डैड कहते हैं, अगर हमने ऐसा किया तो हमारी जान खतरे में पड़ सकती है, जो मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता। फिर परिजान कहती है, ऐसा कुछ भी नहीं होगा डैड, मैं इस इंसान को छुपा कर रखूंगी, किसी के सामने आने नहीं दूंगी, किसी को भी कुछ भी पता नहीं चलेगा। फिर उसके डैड कहते, तुम्हें सच में लगता है कि किसी को भी कुछ भी पता नहीं चलेगा? अगर किसी गांव वाले ने इसे देख लिया तो वो जाकर मूसा को सारी सच्चाई बता देगा, उसके बाद मूसा हमारे साथ क्या करेगा तुम सोच भी नहीं सकती। फिर परिजान कहती है, डैड जो होगा सो देखा जाएगा, अभी मैं इस इंसान को अकेला नहीं छोड़ सकती, जबकि मुझे पता है इसकी तबीयत खराब है, जब तक इसकी तबीयत ठीक नहीं हो जाती तब तक मैं इसे कहीं जाने नहीं दूंगी, इसलिए बस आप इसके ठीक होने पर ध्यान दीजिए, बाकी चीजें मुझ पर छोड़ दीजिए। और वो ये कहकर अपने डैड को रवि के पास लेकर जाती है, जहाँ पर परिजान के डैड रवि को कहते हैं कि तुम अपना शर्ट उतारो ताकि मैं तुम्हारी बाकी जख्मों को देखकर उसका इलाज कर सकूं। रवि जब ये बात सुनता है तो उसे परिजान के सामने शर्ट उतारने में शर्म आने लगती है। फिर परिजान कहती है, तुम्हें मुझसे शर्माने की कोई जरूरत नहीं है, मैंने डैड के साथ ऐसे काम बहुत बार किए हैं। और परिजान ये कहकर रवि के शर्ट उतारने लगती है। तो बेचारा रवि यहाँ पर परिजान को रोकने की कोशिश करता है, पर परिजान रुकती ही नहीं और इस चक्कर में परिजान रवि
के बॉडी को टच कर लेती है और इन दोनों के बीच थोड़ा सा क्यूट सा मोमेंट हो जाता है। लेकिन तभी परिजान के डैड परिजान को कहते हैं बस बहुत हो गया, ये अपना शर्ट खुद उतार लेगा, तुम यहाँ से बाहर जाओ ताकि मैं इसका इलाज कर सकूं। और उसके डैड ये कहकर परिजान को वहाँ से बाहर भेज देते हैं और उसके बाद खुद रवि का इलाज करने लगते हैं। इधर परिजान उस रिंग को देखती है और सोचती है कि आखिरकार ये रिंग उस इंसान के पास क्या कर रहा था, और वो यही सारी बातें सोच सोचकर अपने बॉयफ्रेंड को याद करती है जब उसने अपने बॉयफ्रेंड को वो रिंग गिफ्ट की थी। परिजान का बॉयफ्रेंड कोई और नहीं बल्कि थाना ही होता है, जिससे परिजान बेइंतहा मोहब्बत करती है। और बेचारी यही सारी बातें सोच ही रही होती है कि तभी उधर से उसकी दोस्त दाऊ की एंट्री होती है, जो उसके हाथ से वो रिंग छीन लेती है और कहती है तुम्हारा बॉयफ्रेंड वापस भी आ गया और तुमने इस बारे में मुझे कुछ भी नहीं बताया। लेकिन तभी परिजान उसे बताती है कि थाना वापस नहीं आया है, बल्कि ये रिंग तो मुझे उस इंसान के पास मिली है जिसकी जान आज मैंने बचाई है। उसकी दोस्त जब ये बात सुनती है वो पूरी तरह से शॉक्ड हो जाती है और कहती है परिजान तुम्हारा दिमाग खराब हो गया, तुम एक अनजान आदमी को इस गांव में कैसे ला सकती हो? क्या तुम मूसा डकैत के नियमों को भूल गई हो? उसके नियम के अनुसार इस गांव में कोई भी अनजान व्यक्ति नहीं आ सकता और ना ही बाहर जा सकता है। फिर परिजान कहती है मुझे सब कुछ याद है, लेकिन मुझे ये सब करना पड़ा क्योंकि जब मैंने उस इंसान को देखा और उसके पास जब थाना की ये रिंग देखी तो मुझे ऐसा लगा कि थाना और इस आदमी का कोई ना कोई कनेक्शन जरूर है, इसलिए मैंने उसकी जान बचाई ताकि मैं उससे थाना की इंफॉर्मेशन ले सकूं। लेकिन जब मैंने उसका इलाज किया तो उसके बाद मुझे पता चला कि उस इंसान की तो याददाश्त ही जा चुकी है। फिर उसकी दोस्त कहती है अब तुम उस इंसान के साथ क्या करने वाली हो, कैसे तुम थाना के बारे में पता लगाओगी? तो परिजान कहती है मैं उस इंसान की रक्षा करूंगी जब तक उसकी याददाश्त वापस नहीं आ जाती, क्योंकि वही एक कड़ी है जो मुझे थाना तक पहुंचा सकता है। थाना 2 साल से गायब है, उसके बारे में कुछ भी अता पता नहीं है और अब मुझे जब एक उम्मीद मिली है तो मैं उसे अपने हाथ से जाने नहीं दूंगी, इसलिए प्लीज मेरी हेल्प करो उसे छुपाने में। तो वो कहती है ठीक है मैं तुम्हारी हेल्प करूंगी। उसके बाद परिजान रवि के पास जाती है और उससे उस रिंग के बारे में पूछती है कि ये रिंग तुम्हारे पास क्या कर रही थी। तो रवि उसे बताता है कि मुझे इस रिंग के बारे में कुछ भी नहीं याद, मुझे नहीं पता कि ये मेरे पास क्या कर रही थी। बेचारी परिजान जब ये बात सुनती है तो वो सैड हो जाती है, क्योंकि अब एक रवि ही है जो उसे उसके बॉयफ्रेंड के बारे में इंफॉर्मेशन दे सकता है। दूसरी ओर मूसा डकैत के राइट हैंड बंदे को नदी के पास एक लाश मिलती है और वहाँ पर उसे कुछ खून के धब्बे भी मिलते हैं, जिसे देखकर उसे पता चलता है कि किसी गांव वाले ने किसी अनजान व्यक्ति को पनाह दी है। इसलिए वो सीधा गांव जाता है और पूरे गांव वालों को डरा धमका कर उनके घर की तलाशी लेता है ताकि वो ये पता लगा सके कि किसी गांव वाले ने तो किसी अनजान व्यक्ति को अपने घर में पनाह तो नहीं दी है। इधर दाऊ भी ये सब कुछ देख लेती है कि फाई सारे घर की तलाशी ले रहा है, इसलिए वो सीधा परिजान के पास जाती है और उसे बता देती है कि फाई पूरे गाँव की तलाशी ले रहा है। परिजान जैसे ये बात सुनती है तो वो सीधा रवि को अपने घर में छुपा देती है ताकि फाई की नजर उस पे ना पड़े। आगे फाई भी परिजान के घर पहुंच जाता है उसके घर की तलाशी लेने के लिए और यहाँ पर वो परिजान से पूछता है कि क्या तुमने किसी भी बंदे को पनाह दी है, मुझे सच सच बताओ। पर परिजान इस बात से मुकर जाती है और कहती है मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है, तुम्हें गलत फहमी हुई है। और परिजान अपने बात पर टिकी ही रहती है कि तभी फाई के बंदों की नजर रवि पर पड़ जाती है और वो लोग रवि को पकड़कर बाहर ले आते हैं। तो फाई जब ये देखता है तो उसे परिजान पर बहुत ही गुस्सा आता है और वो परिजान को खींचकर एक थप्पड़ मारता है और कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे झूठ बोलने की और एक अनजान आदमी को अपने घर में पनाह देने की, क्या तुम भूल गई हो इस गांव के नियम? और यहाँ पर फाई परिजान को डराने लगता है तो रवि को ये सब बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, इसलिए वो फाई के सामने तनकर खड़ा हो जाता है और कहता है बुज़दिलों की तरह औरतों पर हमला करना बंद करो, अगर हिम्मत है तो मुझसे आकर लड़ो। तो फाई यहाँ पर रवि को जान से मारने लगता है, लेकिन रवि अपने स्किल का इस्तेमाल करके फाई पर ही बंदूक तान देता है और उसे उसकी औकात दिखाता है, जिसे देखकर फाई को बहुत ही गुस्सा आता है। और उसके बाद फाई के सारे बंदे मिलकर रवि को खूब मारते हैं और उसे मार मार कर अधमरा कर देते हैं। और फिर फाई भी रवि को जान से मारने ही वाला होता है, तभी वहाँ पर परिजान के डैड की एंट्री हो जाती है और यहाँ पर परिजान के डैड फाई को रोकते हैं और उसे कहते हैं तुम्हें मेरे पेशेंट को मारने का कोई हक नहीं है, मैंने इसकी जान बचाई है और तुम यहाँ पर इसकी जान लेने आए हो। फिर फाई कहता है लगता है तुम इस गाँव के नियम भूल गए हो, इस गाँव में किसी भी बाहर वाले का आना मना है, लेकिन तुम लोगों ने इस गांव के नियम तोड़े हैं और इस इंसान को अपने घर में पनाह दी है, तो इसकी सजा तो तुम लोगों को भुगतनी ही पड़ेगी। फिर परिजान के डैड कहते हैं ये नियम तुम्हारे बॉस ने बनाई है तो इसे मारने का हक भी तुम्हारे बॉस का है, तुम्हें नहीं। तुम यहाँ के कोई बॉस नहीं हो बल्कि तुम्हारा बॉस मूसा है और मूसा भी काम से बाहर गया है, जब तक वो वापस नहीं आ जाता और इस मामले को अच्छे से जान नहीं लेता तब तक तुम इस इंसान को नहीं मार सकते। फिर फाई कहता है ठीक है अगर तुम्हारी यही मर्जी है तो ठीक है, बॉस के आने के बाद ही इसका फैसला
होगा, लेकिन तब तक ये इंसान हमारे अड्डे पर रहेगा। और फाई ये कहकर रवि को अपने साथ लेकर चला जाता है और अपने कुटिया के सामने एक खूंटे में बांधकर छोड़ देता है। तो बेचारा रवि अपनी ऐसी हालत देखकर पूरी तरह से परेशान हो जाता है कि आखिरकार उसके साथ ये सब क्या हो रहा है और वो कौन है, और वो यही सारी बातें सोच कर सो जाता है। अगली सुबह मूसा भी काम पर से वापस आ जाता है और उसे जब ये सारी बातें पता चलती है तो वो गुस्से से बौखला जाता है और सीधा डॉक्टर से पूछता है कि तुमने इसे अपने घर में पनाह क्यों दी। तो यहाँ पर परिजान अपने डैड को मूसा के सामने नहीं जाने देती, बल्कि खुद वो जाती है और सबके सामने ये कबूल करती है कि इसे मैंने पनाह दी है, इसका इलाज मेरे कहने पर मेरे डैड ने किया। मूसा जब ये बात सुनता है तो वो परिजान को खींचकर एक थप्पड़ मारता है और कहता है तुम्हारी जबान आजकल कुछ ज्यादा ही चल रही है, क्या तुम हमारे गाँव के नियम भूल गई हो। फिर परिजान भी कहती है मुझे नियम याद है, लेकिन मैं एक डॉक्टर की बेटी हूँ और मैं अपने सामने किसी भी इंसान को मरते हुए नहीं देख सकती। तो फिर मूसा कहता है ओ ऐसी बात है, लगता है तुम्हें अपने और अपने डैड की जान प्यारी नहीं है। फिर यहाँ पर परिजान भी मूसा को मुंह तोड़ जवाब देती है और कहती है जिस तरह मैंने इस इंसान की जान बचाई है उसी तरह मेरे डैड ने भी आपकी जान बचाई थी। अगर मेरे डैड ने उस वक्त तुम्हें इसी तरह मरते हुए छोड़ दिया होता तो आज जो तुम मेरे सामने इतनी बपकी मार रहे हो ना, वो कभी भी नहीं होता। उस दिन ना ही मेरे डैड तुम्हारी जान बचाते और ना ही तुम इस गाँव पर कभी कब्जा कर पाते। तो मूसा डकैत ये सारी बातें सुनकर पूरी तरह से बबक जाता है और वो रवि को जान से मारने की कोशिश करने लगता है, लेकिन तभी परिजान उसके सामने खड़ी हो जाती है और कहती है तुम इसे ऐसे नहीं मार सकते। फिर मूसा कहता है तुम इस इंसान को लेकर इतना पॉजिटिव क्यों हो रही हो, तुम्हारा इससे क्या रिश्ता है। तो परिजान यहाँ पर रवि की जान बचाने के लिए मूसा के सामने झूठ बोलती है कि मुझे लगता है कि ये इंसान वही फेमस लुटेरा है जिसने अरबों खरबों की चोरी की है, क्योंकि जब हमने इसकी जान बचाई थी तब इसने बहुत ही महंगे कपड़े पहने थे। मूसा डकैत जब ये बात सुनता है तो वो भी काफी शॉक्ड हो जाता है और वो भी सोच में पड़ जाता है कि कहीं परिजान सच तो नहीं कह रही। इसलिए वो इस सच्चाई का पता लगाने के लिए परिजान को कहता है अगर ये सच में वही फेमस लुटेरा है तो इसे साबित करना होगा। तो परिजान कहती है ठीक है वो सब कुछ साबित कर लेगा, लेकिन अभी उसकी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए अभी उसे अकेला छोड़ दो। पर मूसा उसे अकेला नहीं छोड़ता और कहता है इसे अभी ही अपनी काबिलियत साबित करनी होगी। अगर ये मेरी परीक्षा में पास हो गया तो मैं मान लूंगा कि यही वो फेमस लुटेरा है, लेकिन अगर ये फेल हो गया तो मैं इसे जान से मार डालूंगा। जिसे सुनकर परिजान काफी टेंशन में आ जाती है कि पता नहीं अब क्या होगा। लोग रवि का टेस्ट लेते हैं कि सच में ये एक लुटेरा है भी या नहीं। तो यहाँ पर रवि सारे गुंडों से जमकर लड़ता है और उन्हें मार मार कर उनका कचुम्बर बना देता है और उसके बाद मूसा के पास जाता है और कहता है इतना काफी है ये साबित करने के लिए कि मैं एक लुटेरा हूँ। फिर मूसा कहता है इस तरह की फाइटिंग तो कोई और भी कर सकता है, इससे ये साबित नहीं होता कि तुम वो फेमस लुटेरे हो। अगर तुम सच में साबित करना चाहते हो तो तुम्हें परिजान के सर पर रखे हुए गिलास को शूट करना होगा, क्योंकि हर लुटेरे की निशानेबाजी कमाल की होती है। अगर तुमने उस गिलास को फोड़ दिया तो मैं मान लूंगा कि तुम ही वो फेमस लुटेरे हो, लेकिन अगर तुम चूक गए तो परिजान की जान चली जाएगी। बेचारा रवि जब ये सारी बातें सुनता है तो वो पूरी तरह से डर जाता है, क्योंकि वो किसी भी कीमत पर परिजान को चोट नहीं पहुंचाना चाहता, लेकिन फिर भी वो हिम्मत करके परिजान पर शूट करता है और उसकी निशानेबाजी इतनी कमाल की होती है कि वो गिलास फूट जाता है और परिजान को कुछ भी नहीं होता और उसकी जान बच जाती है। रवि जब ये सब कुछ देखता है तो वो राहत महसूस करता है कि परिजान को कुछ भी नहीं हुआ। उसके बाद रवि पूरे गाँव के सामने ये ऐलान करता है कि मैं ही लुटेरों का सरदार हूँ, इसलिए अब से किसी ने भी परिजान या उसके डैड को नुकसान पहुँचाने की कोशिश की तो मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। और रवि ये कहकर परिजान को वहाँ से लेकर चला जाता है और मूसा देखता ही रह जाता है। इधर भाई रवि से हार बर्दाश्त नहीं कर पा रहा होता और उसे मारने की प्लानिंग कर रहा होता है, लेकिन तभी मूसा आकर उसे रोकता है और कहता है मैंने सारे गांव वालों के सामने परिजान के डैड को जबान दी है कि मैं उस आदमी को कुछ भी नहीं करूंगा, क्योंकि उस आदमी ने सबके सामने अपना स्किल प्रूफ किया है, इसलिए हम उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। फिर भाई कहता है कि तुम्हें सच में लगता है कि वो एक लुटेरा है। फिर मूसा कहता है मुझे नहीं पता, लेकिन उसकी काबिलियत और उसके स्किल को देखकर लगता है कि वो पक्का एक लुटेरा है और इस तरह के लुटेरे को मैं अपने हाथ से जाने नहीं दे सकता। अगर मैंने उसे अपने टीम में शामिल कर लिया तो तुम्हें पता है कि वो हमारे लिए कितना फायदेमंद हो सकता है। मैं ऐसे इंसान को नहीं खो सकता, इसलिए तुम भी उससे उलझना बंद करो। और वो ये कहकर वहाँ से चला जाता है, जिसे सुनकर फाई को बहुत ही गुस्सा आता है कि कहीं मूसा रवि को अपनी टीम में करने के बाद उसे साइड न कर दे, क्योंकि फाई को रवि को लेकर बिल्कुल भी अच्छी फीलिंग नहीं आ रही होती और उसे लग रहा होता है कि ये आदमी पक्का उन लोगों की लाइफ में बहुत बड़ा बवाल लाने वाला है। दूसरी ओर कदान जो कि एक पुलिस
पुलिस ऑफिसर होता है और रवि के केस पर काम कर रहा होता है। वो आकर रवि की मॉम को बताता है कि हमने हर जगह रवि को ढूंढा पर हमें कहीं भी रवि का कोई अता पता नहीं मिल रहा। मुझे लगता है कि शायद रवि अब इस दुनिया में नहीं रहा, क्योंकि वो जिस जंगल में गायब हुआ है उस जंगल से कोई भी जिंदा वापस लौट कर नहीं आया है, क्योंकि उस जंगल में बहुत ही खूंखार जानवर रहते हैं और मुझे नहीं लगता कि रवि उनका सामना कर पाया होगा। मुझे पता है कि आपको ये बात सुनकर बहुत ही दुख हो रहा होगा, लेकिन हमने पूरी जांच पड़ताल कर ली है पर हमें कहीं भी रवि का कोई अता पता नहीं मिल रहा। रवि की मॉम जब ये बात सुनती है तो वो कदान पर ही गुस्सा करने लगती है और कहती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बेटे के बारे में ऐसा बोलने की? मेरा बेटा जिंदा है और सही सलामत है, इसलिए बेकार की बातें करने से अच्छा होगा कि जाकर तुम मेरे बेटे को ढूंढो, समझे? और रवि की मॉम ये कहते कहते पैनिक करने लगती है तो उसकी मेड उसे संभालती है और उसे शांत करने की कोशिश करती है। इधर फेरी भी ये सारी बातें सुन लेती है, जिसे सुनकर वो टेंशन में आ जाती है कि कहीं इन लोगों के सामने उसकी सच्चाई ना आ जाए कि रवि को मरवाने में उसका ही हाथ है। इसलिए वो सीधा अपने बॉयफ्रेंड थाना को कॉल करती है और उसे मिलने के लिए बुलाती है और उसे बताती है कि तुम्हारा ऑफिसर रवि की केस की जांच पड़ताल कर रहा है। अगर उन लोगों को रवि मिल गया और रवि ने सबके सामने मुंह खोल दिया कि उसे मरवाने के पीछे हमारा हाथ है, तो तुम्हें पता है हमारे साथ क्या होगा? हमने जो इतने सपने सजाए हैं वो सब चकनाचूर हो जाएंगे। पर थाना उसे शांत करता है और कहता है ऐसा कुछ भी नहीं होगा, इसलिए बेकार की बातें सोचना बंद करो। और वैसे भी जब मैंने रवि पर हमला किया था तब मैंने मास्क पहना था, उसने मेरा चेहरा नहीं देखा, इसलिए किसी को भी कुछ भी पता नहीं चलेगा। फिर फेरी कहती है जो भी हो, लेकिन रवि इतना भी कच्चा खिलाड़ी नहीं है, वो जैसे ही वापस आएगा वो सब कुछ पता लगा लेगा, इसलिए उसके आने से पहले ही उसका काम तमाम कर दो ताकि हमें कोई प्रॉब्लम ना हो। और फिर ये कहकर वहाँ से चली जाती है। इधर तो राग जो रवि की घर की मेड की बेटी होती है पर रवि ने उसे अपनी बहन की तरह माना होता है, वो कदान को कहती है तुम्हें आंटी से इस तरह बात नहीं करनी चाहिए थी और ना ही उन्हें वो सारी बातें कहनी चाहिए थी। तुम्हें पता है तुम्हारी इन सारी बातों से उन पर कितना बुरा असर पड़ा है। फिर कदान कहता है मैंने वही कहा जो सच था, मैं आंटी को धोखे में नहीं रखना चाहता था, इसलिए मैंने उन्हें सारी सच्चाई खुलकर बता दी। फिर दोराग कहती है तुमने जो किया वो बहुत ही गलत किया, मुझे पता है कि तुम सच बोल रहे थे, लेकिन तुम्हें इस तरह उनके सामने ये नहीं कहना चाहिए था कि रवि अब इस दुनिया में नहीं रहा। तुम्हें पता है उन्हें ये बात सुनकर कितना बड़ा सदमा लगा होगा। और दोराग इसी बात को लेकर कदान पर अपना गुस्सा निकालती है और उसके बाद वहाँ से चली जाती है। वेल इन दोनों की बहस को देखकर लग रहा होता है कि ये दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं। दूसरी ओर परिजान और उसके डैड रवि का इलाज करते हैं और उसके बाद परिजान के डैड परिजान को कहते हैं ये आदमी जैसे ही ठीक होगा इसे यहाँ से रफा दफा कर दो, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि इस आदमी की वजह से हमारे ऊपर कोई प्रॉब्लम हो। फिर परिजान कहती है डैड आप ये क्या कह रहे हैं? आपको पता है ना कि उसकी याददाश्त चली गई है, हम उसे ऐसे हाल में अकेला कैसे छोड़ सकते हैं जब तक उसकी याददाश्त वापस नहीं आ जाती। फिर उसके डैड कहते हैं मुझे इस आदमी पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है, तुमने वहाँ नहीं देखा कि ये गुंडों से किस तरह लड़ रहा था और किस तरह गन चला रहा था? मुझे लगता है कि ये भी एक डाकू है और मैं इस तरह के डाकुओं को अपने घर में पनाह नहीं दे सकता। मुझे तो ये भी नहीं पता कि इसकी याददाश्त गई भी है या ये झूठ बोल रहा है। परिजान जब ये सारी बातें सुनती है तो उसके दिमाग में भी ये सारी बातें खटकने लगती है, लेकिन वो फिर भी अपने डैड को कहती है डैड हम ऐसे हालात में उसे अकेला नहीं छोड़ सकते जब तक उसकी तबीयत नहीं ठीक हो जाती। फिर उसके डैड कहते हैं ठीक है, जब तक ये ठीक नहीं हो जाता तब तक ये यहाँ रहेगा, लेकिन तब तक तुम्हें इस पर नजर रखनी होगी ताकि ये कोई गड़बड़ी ना करे जिस वजह से हम पे कोई प्रॉब्लम आई, समझी? और उसके डैड ये कहकर वहाँ से चले जाते हैं। उसके बाद परिजान रवि की सच्चाई पता लगाने की कोशिश करती है कि क्या सच में उसकी याददाश्त गई है, इसलिए वो रवि को नशे की दवाई पिलाकर बेहोश कर देती है और उसके बाद अपने कमरे में ले जाकर उसे रस्सियों से बांध देती है। आगे जब रवि को होश आता है और वो परिजान को ये सारी हरकतें करते हुए देखता है तो वो परिजान से पूछता है कि तुम ये क्या कर रही हो, तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? फिर परिजान कहती है मेरा दिमाग खराब नहीं हुआ है बल्कि तुम्हारा दिमाग खराब होने वाला है, इसलिए मुझे सच सच बताओ तुम कौन हो और यहाँ पर क्यों आए हो? क्या सच में तुम्हारी याददाश्त गई है या फिर तुम नौटंकी कर रहे हो? तो रवि उसे बताता है कि उसे कुछ भी याद नहीं है, पर परिजान उसकी एक बात पर भी यकीन नहीं करती बल्कि उसे डराने धमकाने लगती है। तो रवि भी अपने फॉर्म में आ जाता है और वो परिजान को पूरी तरह से दबोच लेता है और कहता है मैं तुम्हें कितनी बार कहूँ कि मेरी याददाश्त जा चुकी है, मुझे नहीं पता कि मैं कौन हूँ। तो परिजान कहती है अगर सच में तुम्हारी याददाश्त चली गई है तो फिर तुम इतनी अच्छी फाइटिंग और इतना अच्छा गन कैसे चला लेते हो? कहीं सच में तुम
लुटेरे तो नहीं। तो रवि कहता है परीजान मैं तुम्हें कितनी बार कहूँ, मेरी याददाश्त जा चुकी है, मुझे नहीं पता कि मैं कौन हूँ और वो सब मेरे हाथों कैसे हो गया, मुझे खुद समझ नहीं आ रहा। और रही लुटेरे की बात, तो तुमने ही मुझे सबके सामने लुटेरों का सरदार बनाया है। मैंने तुम्हारे कहने पर ही सबके सामने ये बात कबूल की थी। मुझे सच में कुछ भी याद नहीं है परीजान। जब परीजान ये सारी बातें सुनती है तो उसे रवि की बात पर यकीन हो जाता है कि रवि झूठ नहीं बोल रहा, सच में उसकी याददाश्त जा चुकी है, जिसे देखकर बेचारी काफी परेशान हो जाती है क्योंकि रवि ही वो आखिरी कड़ी है जो उसे उसके बॉयफ्रेंड थाना के पास पहुंचा सकता है। दूसरी ओर फेरी की मॉम फेरी से मिलने के लिए आती है और उसे सांत्वना देने की कोशिश करती है कि बेटा तुम परेशान मत हो, तुम्हारा पति जरूर वापस लौट कर आएगा। इस बात पर फेरी जोर जोर से हंसने लगती है और अपनी मॉम को बताती है कि मुझे मेरे पति के जाने का कोई गम नहीं है क्योंकि उसे ऊपर पहुंचाने का पूरा प्लान मेरा था। जब उसकी मॉम ये बात सुनती है वो पूरी तरह से सदमे में चली जाती है और अपनी बेटी को मारने लगती है और कहती है तुम्हारा दिमाग खराब हो गया, तुम अपने ही पति को मरवाने की कोशिश कर रही हो। अगर किसी को तुम्हारे इस कारनामे के बारे में पता चल गया तो तुम्हें पता है कि क्या होगा। फिर उसकी बेटी उसे बताती है कि मॉम आप मुझे क्यों मार रही हैं, आपने ही तो मुझे कहा था कि मैं किसी तरह इस बच्चे के मामले को दबाऊं और किसी को भी पता ना चलने दूं कि ये बच्चा रवि का नहीं है। और वैसे भी अगर रवि को कुछ हो, और वैसे भी अगर रवि इस दुनिया से चला गया तो उसके बाद ये सारी प्रॉपर्टी मेरे बच्चे की हो जाएगी, उसके बाद तो हमारा ही फायदा होगा। फिर आप इतना गुस्सा क्यों कर रही हैं? फिर उसकी मॉम कहती है तुम्हें क्या लगता है कि तुम इतनी आसानी से रवि से अपना पीछा छुड़वा लोगी? भगवान से प्रे करो कि वो कभी भी इस महल में वापस ना आए, क्योंकि अगर वो वापस आ गया तो तुम यहाँ पर रहने के काबिल नहीं बचोगी। और उसकी मॉम ये कहकर वहाँ से चली जाती है और फिर ये अपनी मॉम की ये सारी बातें सुनकर टेंशन में आ जाती है। अगले दिन परिजान रवि को कहती है अगर तुम्हें यहाँ पर रहना है तो तुम्हें काम भी करना पड़ेगा। और यहाँ पर परिजान रवि से सारे काम करवाती है, लकड़ी कटवाती है, फूल तोड़वाती है, यहाँ तक कि घर के सारे बर्तन भी उससे ही धुलवाती है। तो बेचारा रवि बर्तन बिल्कुल भी अच्छे से नहीं धो पाता क्योंकि वो महलों में पला बड़ा होता है, उसने आज तक एक गिलास भी नहीं उठाया होता। पर परिजान यहाँ पर उससे जूठे बर्तन धुलवा रही होती है, जिस वजह से बेचारा रवि उस काम को ठीक ढंग से नहीं कर पा रहा होता। तो यहाँ पर वो रवि की हेल्प करती है और उसे बर्तन धोना सिखाती है। तो रवि जब परिजान के करीब जाता है तो उसे बहुत ही अच्छा लगता है क्योंकि यहाँ पर परिजान भले ही उसे डांट रही हो, फटकार रही हो, पर रवि को परिजान की डांट में भी सिर्फ प्यार ही नजर आता है और वो उसे बड़ी ही प्यार वाली नजरों से देखता रहता है। उसके बाद परिजान के डैड को गांव जाना पड़ रहा होता है एक औरत की डिलीवरी करने के लिए। तो वो परिजान से पूछते हैं कि तुम घर में अकेली रह तो पाओगी ना, मैं तुम्हारी दोस्त को बोल दूं वो तुम्हारे साथ रह लेगी। फिर परिजान कहती है डैड आप मेरी फिक्र मत कीजिए, मैं सब कुछ मैनेज कर लूंगी। और वो ये कहकर अपने डैड को विदा कर देती है और उसके बाद रवि को अपने साथ जंगल लेकर आती है काम करवाने के लिए। रवि जब जंगल में पहुँचता है और वहाँ जाकर जब वो पानी को देखता है तो उसके दिमाग में फिर से वही सारे फ्लैशबैक आने लगते हैं जहाँ पर एक बंदा उसे जान से मारने की कोशिश कर रहा होता है। रवि को ये सारी झलकियां आती है पर उसे कुछ भी याद नहीं आता, पर वो इन सब के बारे में सोच कर ही पैनिक करने लगता है। तभी उधर से फाई की एंट्री होती है जो रवि को जान से मारने के लिए जंगल में आया होता है और वो रवि को जान से मारने की कोशिश करता है। लेकिन रवि यहाँ पर फाई को उसके मकसद में कामयाब होने नहीं देता बल्कि उसे मार मार कर उसका कचुम्बर बना देता है और उसकी जान लेने की कोशिश करता है। लेकिन सही टाइम पर परिजान आ जाती है और वो रवि को रोक लेती है और कहती है अगर तुमने इसे जान से मार डाला तो इसमें और तुम्हें क्या फर्क रह जाएगा, प्लीज शांत हो जाओ। और इसी बात को लेकर यहाँ पर बहस चली रही होती है। तभी उधर से मूसा की एंट्री हो जाती है। मूसा के आते ही फाई यहाँ पर अपना रंग बदल देता है और सबके सामने रवि पर इल्जाम लगाने लगता है कि रवि ने उसका किडनैप किया और उसे जान से मारने की कोशिश की। रवि जब ये बात सुनता है तो वो सबके सामने अपने आप को डिफेंड करता है और सबको बताता है कि ये बंदा झूठ बोल रहा है, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, उल्टा यही मुझे मारने की कोशिश कर रहा था। पर फाई इस बात को कबूल करने से इनकार कर देता है और सबके सामने रवि पर ही इल्जाम लगाने लगता है। तो रवि भी यहाँ पर कुछ कम नहीं होता, वो सबके सामने फाई को कसम खाने को कहता है कि वो कसम खाकर कहे कि मैंने उसे मारने की कोशिश की। तो इस बात पर फाई कसम नहीं कहता और सबके सामने सच्चाई आ जाती है कि फाई झूठ बोल रहा है और उसके बाद ये मामला यहीं पर खत्म हो जाता है और मूसा गुस्से से वहाँ से चला जाता है। इधर रवि की मॉम अपने बेटे को अकेले ही ढूंढने के लिए जाने लगती है क्योंकि उसे किसी पर भी भरोसा नहीं होता कि वो लोग उसके बेटे को वापस ला पाएंगे। लेकिन तभी वहाँ पर कदान आ जाता है और वो रवि की मॉम को रोकता है कि मैं आपको इस तरह जाने नहीं दे सकता। पर रवि की मॉम उसकी भी एक बात नहीं सुनती और अपने बेटे को अकेले ही ढूंढने के लिए जाने लगती है। लेकिन तभी उधर से थाना भी आ जाता है उनका रास्ता रोकने के लिए और वो भी
रवि की मॉम को बाहर जाने नहीं देता और कहता है मैं इस वक्त आपको यहाँ से बाहर जाने नहीं दे सकता, अगर आप बाहर गई तो आपकी जान पर खतरा हो सकता है। लेकिन रवि की मॉम थाना की भी एक बात नहीं सुनती और अपनी ही जिद पर अड़ी रहती है। इधर फेरी जब थाना को अपने घर में देखती है वो आगे परिजान और रवि साथ में खाना खा रहे होते हैं। तभी परिजान की नजर रवि के हाथों पर पड़ती है जहाँ पर बहुत सारी चोटें लगी हुई होती है। तो वो उससे पूछती है कि तुम्हें ये सारी चोटें कैसे लगी। फिर रवि उसे बताता है कि तुमने ही तो मुझे गाय माल को चारा देने को कहा था, उसके बाद मैंने थोड़ी घास समेट ली, शायद उसी की वजह से ये चोट लगी है। फिर परिजान कहती है मैंने तुम्हें उन्हें चारा देने को कहा, घास समेटने को नहीं। देखो तुम्हारे हाथ पर कितनी चोटें लग गई है, वैसे तुम्हारा हाथ बहुत ही सॉफ्ट है, लगता है तुमने कभी भी ये सारे काम नहीं किए हैं। फिर रवि कहता है मुझे कैसे पता, मुझे तो कुछ याद ही नहीं है। वैसे तुम्हें शर्म नहीं आ रही एक मर्द के हाथ को इस तरह पकड़े हुए। फिर परिजान कहती है मैंने बहुत बार ये सारे काम किए हैं, मैंने बहुत सारे मर्दों के हाथ पकड़े हैं, उनका इलाज किया है, तो मुझे इन छोटी मोटी बातों से कोई शर्म नहीं आती। फिर यहाँ पर रवि भी परिजान के साथ फ्लर्ट करने लगता है और कहता है तुम्हारे हाथ भी बहुत ही सॉफ्ट है, जिसे सुनकर परिजान पूरी तरह से शर्मा जाती है और कहती है मैं तुम्हारे लिए दवाई लेकर आती हूँ। और वो दवाई लेने के लिए चली जाती है और उसके बाद वो रवि के जख्मों की मरहम पट्टी करती है और उसके बाद वो खाना खाने लगती है और रवि को भी खाना खाने को कहती है। पर रवि उसे कहता है मैं खाना कैसे खाऊं, मेरे दोनों हाथों में पट्टी लगी हुई है, अब ऐसे हाथ से तो खाना नहीं खा सकता ना। फिर परिजान कहती है तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें खिलाऊं। फिर रवि भी इस बात पर स्माइल करने लगता है। तो परिजान रवि को मजा चखाने के लिए उसके मुंह में चिकन का पूरा पीस ठूस देती है और कहती है अब आराम से खाओ। और वो ये कहकर वहाँ से चली जाती है और रवि ये सब देखकर स्माइल करता है। आगे मूसा फाई की जमकर कुटाई करता है क्योंकि फाई ने बिना उससे पूछे रवि पर हमला किया होता है, जो मूसा को बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। इसलिए वो मूसा को उसकी औकात दिखाता है और कहता है इस गांव का मालिक मैं हूँ, तो यहाँ पर वही होगा जो मैं चाहता हूँ, अगर आइंदा से तुमने मेरे हुक्म का पालन नहीं किया तो मैं तुम्हें जान से मार डालूंगा। और मूसा ये कहकर वहाँ से चला जाता है। तो फाई मूसा के डर से चुप तो हो जाता है, पर उसके अंदर रवि से बदला लेने की चाह खत्म नहीं होती। आगे पूरे गाँव को रवि के कारनामे के बारे में पता चल जाता है कि रवि ने मूसा के बंदों को मार मार कर उनका कचूमर बना दिया, जिसे सुनकर सारे गांव वाले रवि से डरने लगते हैं और परिजान के डैड से भी डरने लगते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि अगर उन्होंने परिजान के डैड के साथ कोई भी बदतमीजी की या उनसे कोई भी हेल्प ली तो रवि उन्हें नहीं छोड़ेगा। परिजान के डैड जब गांव वालों के ऐसे बिहेवियर को देखते हैं तो उन्हें बहुत ही बुरा लगता है, क्योंकि वो इस गाँव में मिलजुल कर रहना चाहते हैं, पर सारे गाँव वाले उन्हें देख कर ही अपने घर का दरवाजा बंद कर लेते हैं, जो उन्हें बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होता। इसलिए वो सीधा गुस्से से घर आते हैं और यहाँ पर आते ही रवि को अपना सारा सामान पैक करके अपने घर जाने को कहते हैं। फिर रवि कहता है अंकल मैं कहाँ जाऊँ, मुझे कुछ भी याद नहीं है कि मेरा घर कहाँ पर है। तो परिजान के डैड कहते हैं मुझे नहीं पता कि तुम कहाँ जाओगे, बस तुम यहाँ से चले जाओ, मैं यहाँ पर तुम्हें एक और मिनट बर्दाश्त नहीं कर सकता, वैसे भी तुम्हारी चोटें ठीक हो गई है तो तुम अब यहाँ से जा सकते हो। और यहाँ पर परिजान के डैड रवि को अपने घर से बाहर जाने को कहते हैं, पर परिजान इस बात पर ऑब्जेक्शन लगा देती है और अपने डैड को मनाने की कोशिश करती है, पर उसके डैड उसकी एक बात भी नहीं सुनते और कहते हैं तुम्हें पता है इसकी वजह से सारे गांव वाले मुझसे बात नहीं कर रहे, बल्कि वो मुझसे डर रहे हैं। मैं यहाँ पर सबके साथ मिलजुल कर रहना चाहता था, लेकिन इस इंसान की वजह से वो सब बर्बाद हो गया। जब तक ये इंसान हमारे घर में रहेगा हम कभी भी सुख चैन से नहीं जी पाएंगे। सारे गांव वाले इसे डकैत कहते हैं और हमें डकैत की फैमिली, क्या तुम ये चाहती हो कि हमारा नाम भी डकैतों की फैमिली में आए? नहीं ना, मैं इसे और यहाँ पर बर्दाश्त नहीं कर सकता और इस बार मैं तुम्हारी कोई बात नहीं सुनूंगा, चुपचाप इसे कहो यहाँ से चला जाए। पर परिजान इस बात से एग्री नहीं करती और अपने डैड को मनाने की कोशिश करती है। डैड इसकी याददाश्त जा चुकी है, इसे कुछ भी याद नहीं कि ये कहाँ से आया है, हम इसे ऐसे हाल में बाहर कैसे छोड़ सकते हैं, प्लीज डैड समझने की कोशिश कीजिए। फिर उसके डैड कहते हैं तुम इस लड़के को लेकर इतना पॉजेसिव क्यों हो रही हो, आखिरकार तुम दोनों के बीच क्या रिश्ता है जो तुम अपने डैड के सामने इस लड़के की साइड ले रही हो। तो परिजान के पास रवि को इस घर में रोकने का कोई और ऑप्शन नहीं बचता, तो वो अपने डैड के सामने ये झूठ बोल देती है कि वो रवि से प्यार करती है और वो दोनों एक साथ सो चुके हैं। परिजान के डैड जब ये बात सुनते हैं उन्हें तो बहुत बड़ा सदमा ही लग जाता है और वो गुस्से से रवि के पास जाते हैं और वहाँ जाकर रवि को खूब मारने लगते हैं और कहते हैं काश मैंने उस दिन तुम्हें नहीं बचाया होता तो आज मुझे ऐसा दिन नहीं देखना पड़ता। और उसके बाद परिजान के डैड परिजान पर अपना सारा गुस्सा निकालते हैं और कहते हैं शायद मेरी परवरिश में कोई कमी रह गई थी जो तुमने इस तरह की हरकत की, तुम्हें शर्म नहीं आई इस तरह की हरकत करके अपने बाप का सर झुकाते हुए। तो दाऊ यहाँ पर अंकल को शांत करने की कोशिश करती है
है और कहती है अंकल एक बार परिजान की बात तो सुन लीजिए। फिर वो कहते हैं मैं इसकी क्या बात सुनूं, इसने ऑलरेडी अपने मुंह से कबूला है कि वो इस इंसान के साथ सो चुकी है। ये सब सुनने के बाद भी अब कुछ सुनने को बचा है और वो ये कहकर वहाँ से चले जाते हैं। तो परिजान को बहुत ही बुरा लगता है क्योंकि उसने ना चाहते हुए भी अपने डैड का बहुत ही दिल दुखाया होता है। उसके बाद परिजान रवि के पास जाती है जहाँ पर रवि भी उस पर बहुत ही गुस्सा करता है और कहता है पहले तुमने मुझे एक लुटेरा बना दिया और उसके बाद अपना पति, मेरी याददाश्त चली गई है। इसका मतलब ये नहीं है कि तुम मेरा इस तरह फायदा उठाओगी और अपने हिसाब से मेरा इस्तेमाल करोगी। तो परिजान यहाँ पर रवि को समझाने की कोशिश करती है कि जैसा वो सोच रहा है वैसा कुछ भी नहीं है, पर रवि उसकी एक बात नहीं सुनता, उल्टा उसकी तुलना उस मूसा डकैत से कर देता है कि उन दोनों में कोई फर्क नहीं है। वो लोगों को जान से मारता है और तुम बातों से लोगों की जान लेती हो। इस बात पर परिजान को गुस्सा आ जाता है और वो कहती है मैं कोई डकैत नहीं हूँ, मैंने तुम्हारा कोई इस्तेमाल नहीं किया है, प्लीज एक बार मेरी बात सुनो। फिर रवि कहता है अब कहने और सुनने को कुछ भी नहीं बचा, तुमने मेरा बहुत इस्तेमाल कर लिया, अब और नहीं, अब तुम अपने रास्ते जाओगी और मैं अपने। और रवि ये कहकर परिजान को वहीं पर छोड़कर जाने लगता है, लेकिन तभी वो रुक जाता है क्योंकि उसका दिल ये मानने को तैयार ही नहीं होता कि परिजान उसका फायदा उठा सकती है। इसलिए वो परिजान के पास जाता है और उससे पूछता है कि आखिरकार तुमने ऐसा क्यों किया, प्लीज मुझे सही सही बताओ। फिर परिजान उसे बताती है कि मैंने ये सब कुछ जानबूझकर नहीं किया, तुम्हें ये रिंग याद है? ये रिंग मेरी है जिसे मैंने किसी अपने को दिया था जो बहुत दिनों से गायब है। जब तुम जख्मी हाल में मुझे मिले थे तब ये रिंग तुम्हारे पास थी। आखिरकार ये रिंग तुम्हारे पास क्या कर रही थी? शायद ऐसा हो सकता है कि जिस इंसान को मैंने ये रिंग दी है वो इंसान तुम्हें जानता हो और तुम उसे जानते हो। शायद तुम दोनों में कोई कनेक्शन हो जिससे मैं उस इंसान को ढूंढ सकूं। बस इसी वजह से यहाँ रखना चाहती हूँ ताकि तुम्हें जब सब कुछ याद आ जाए तब तुम मुझे बता सको कि ये इंसान कहाँ पर है। और यही रिंग हम दोनों के सवालों का जवाब है जो हम दोनों को मिलकर ढूंढना है। बस यही बात है जिस वजह से मैंने ये सब किया। रवि जब ये सारी बातें सुनता है तो वो परिजान का साथ देने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन वो उससे एक वादा लेता है कि आज के बाद वो उससे कोई झूठ नहीं बोलेगी और ना ही उससे कुछ छुपाएगी। फिर परिजान भी उसे वादा कर देती है कि आज के बाद मैं तुमसे कोई बात नहीं छुपाऊंगी, सब कुछ तुम्हें बताऊंगी। उसके बाद परिजान अपनी दोस्त को भी सारी सच्चाई बता देती है कि उसके और रवि के बीच ऐसा वैसा कुछ भी नहीं है। उसने बस रवि को यहाँ पर रखने के लिए अपने डैड से झूठ बोला है और इस बात का पछतावा मुझे पूरी जिंदगी रहेगा। फिर उसकी दोस्त कहती है तुमने जो किया वो बहुत ही गलत, तुम कोई और रास्ता भी तो अपना सकती थी ना। तो परिजान कहती है हाँ मुझे पता है, लेकिन मुझे तभी कुछ भी नहीं सूझा और मैंने ये सब कह दिया। अब जो हो गया सो हो गया। तुम्हें पता है ना वो रिंग मेरे लिए कितना इम्पोर्टेंट है, उसी रिंग के जरिए से मैं अपने बॉयफ्रेंड को ढूंढ सकती हूँ। फिर उसकी दोस्त कहती है जब तुमने ये सारे कांड कर ही लिए हैं तो अब इसे संभालने के लिए भी तैयार हो जाओ। और उसकी दोस्त ये कहकर वहाँ से चली जाती है और परिजान अपने किए पर पछता रही होती है। तभी एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पर परिजान अपने डैड के सामने ये बात कबूल कर रही होती है कि वो थाना से बहुत प्यार करती है और उससे शादी करना चाहती है, पर उसके डैड इस बात से एग्री नहीं करते क्योंकि उन्हें पता होता है कि थाना अच्छा लड़का नहीं है। इसलिए वो अपनी बेटी को समझाने की कोशिश करते हैं कि थाना अच्छा लड़का नहीं है, प्लीज मेरी बात समझो। पर परिजान अपने डैड की एक बात भी सुनने को तैयार ही नहीं होती, बल्कि अपने डैड से ये पूछती है कि आखिरकार क्या वजह है जो आप थाना को पसंद नहीं करते। थाना मुझसे बहुत प्यार करता है डैड और वो बहुत ही अच्छा इंसान है, प्लीज मेरी बात पर यकीन कीजिए। पर उसके डैड उसकी एक बात पर भी यकीन नहीं करते और उन दोनों के रिश्ते के खिलाफ रहते हैं। तभी वहाँ पर थाना भी आ जाता है और उन दोनों की सारी बातें सुन लेता है, जिसे सुनकर उसे बुरा लगता है और वो वहाँ से चला जाता है। तो परिजान भी थाना को जाते हुए देख लेती है और वो थाना के पीछे जाती है और उसे समझाने की कोशिश करती है कि डैड की बातों को प्लीज दिल पर मत लेना, वो बस मेरे लिए फिक्रमंद है इसलिए इस तरह की बातें कर रहे हैं और वैसे भी वो तुम्हें जानते नहीं है ना, इसलिए उन्हें नहीं पता कि तुम कितने अच्छे इंसान हो। फिर थाना कहता है तुम्हारे डैड सही कह रहे हैं, मुझ जैसा लड़का तुम जैसी अच्छी लड़की बिल्कुल भी डिजर्व नहीं करता, मेरे साथ तुम्हारा कोई फ्यूचर नहीं है। फिर परिजान कहती है इस तरह की बकवास बातें सोचना बंद करो, मुझे पता है कि तुम मुझे खुश रखोगी और मैं तुम्हारे साथ खुश रहूंगी। आगे कुछ दिन बाद कुछ गुंडे थाना का पीछा कर रहे होते हैं और थाना उन गुंडों से छिपता फिर रहा होता है। तभी वहाँ पर परिजान आ जाती है और थाना को कहीं जाते हुए देखती है तो वो थाना से पूछती है क्या सच में तुम यहाँ से जा रहे हो? थाना कहता है परिजान मुझे माफ कर दो, मुझे यहाँ से जाना होगा ताकि मैं तुम्हारे लिए एक बेहतर इंसान बन सकूं। फिर परिजान उससे पूछती है कि तुम कहाँ जा रहे हो, पर थाना उसे कुछ भी नहीं बताता और उसे इतना कह बस मैं तुम्हें इतना कहना चाहता हूँ कि भले ही हम दोनों एक ना हो पाए लेकिन हमारे दिल हमेशा एक रहेंगे। मैं तुमसे वादा करता हूँ मैं जरूर वापस आऊंगा, प्लीज मेरा इंतजार करना। और थाना ये कहकर वहाँ से चला जाता है और बेचारी परिजान फूट फूट कर रोने लगती है और बेचारी परिजान अपने पास्ट की बातों को सोच सोच कर सैड रहती है।
दूसरी ओर थाना रवि के केस की जांच पड़ताल खुद करता है, क्योंकि अगर उसे कहीं रवि जिंदा मिल गया तो वो उसे ठिकाने लगा सके। इसलिए वो रवि के केस से कदान को भी दूर रखता है, क्योंकि कदान रवि का बहुत ही अच्छा दोस्त होता है। इसलिए वो कदान को इस केस से बाहर रखता है और कहता है कि ये केस मेरा है तो इस पर मैं काम करूंगा, तुम कोई और केस देख लो। तो कदान को यहाँ पर थाना पर डाउट हो जाता है और वो थाना को इनडायरेक्टली वे में कहता है कि तुम मुझे इस केस से दूर क्यों रखना चाहते हो, कहीं ऐसा तो नहीं है कि तुम कुछ छुपाने की कोशिश कर रहे हो। थाना जब ये बात सुनता है तो वो गुस्से से आग बबूला हो जाता है और यहाँ पर ये बहाना बनाने लगता है कि तुम रवि के दोस्त हो, इसलिए मैं तुम्हें इस केस में शामिल नहीं करना चाहता, और वो ये कहकर कदान को वहाँ से भगा देता है। पर थाना को पता होता है कि कदान कोई कच्चा खिलाड़ी नहीं है, वो पक्का अपने दोस्त को ढूंढने के लिए कोई और पैतरा जरूर आजमाएगा। इसलिए वो कदान को रास्ते से हटाने की प्लानिंग करता है। इसलिए वो एक बंदा हायर करता है कदान को ठिकाने के लिए, और वो बंदा कदान को मारकर ठिकाने लगा देता है और उसके बाद थाना को कॉल करके बता देता है कि मैंने कदान को रास्ते से हटा दिया है। जिसे सुनकर थाना बहुत ही खुश हो जाता है कि फाइनली उसके रास्ते का कांटा हट गया। आगे गाँव में एक बच्चे की तबीयत अचानक खराब हो जाती है तो परिजान के डैड उस बच्चे को देखने के लिए जाते हैं, जहाँ पर उन्हें पता चलता है कि इस बच्चे को मलेरिया हुआ है। इसलिए वो अपनी बेटी को जंगल से जड़ी बूटी लाने को कहते हैं। तो रवि भी परिजान के साथ जंगल जाता है जड़ी बूटी लाने के लिए, जहाँ पर बीच रास्ते में ही बारिश होने लगती है। तो वो लोग एक शेल्टर में जाकर छुप जाते हैं और वहाँ जाकर एक दूसरे से ढेर सारी बातें करते हैं। तो यहाँ पर परिजान रवि से माफी भी मांगती है कि उसने बिना उससे पूछे डैड को ये झूठ बोल दिया कि वो उसके साथ सोई है। तो रवि कहता है तुम्हें माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है, तुमने जो किया वो बस मुझे यहाँ पर रखने के लिए किया है, इसलिए मुझे तुम्हारी बातों का बुरा नहीं लगा। वैसे परिजान तुम्हें क्या लग रहा है, मेरी फैमिली मुझे मिस करती होगी, मुझे ढूंढने की कोशिश कर रही होगी? तो परिजान कहती है तुम कैसी बातें कर रहे हो, पक्का वो लोग तुम्हें ढूंढने की कोशिश कर रहे होंगे, इसलिए तुम फिक्र मत करो, देखना बहुत जल्द तुम्हारी याददाश्त वापस आ जाएगी और तुम अपने घर वापस जरूर जाओगे। उसके बाद वो लोग गाँव जाते हैं और वहाँ जाकर दवाई बनाते हैं। फिर वो लोग अपने हाथों से बच्चे को दवाई पिलाते हैं। गाँव वाले जब रवि का ऐसा रूप देखते हैं तो उन्हें लगता है कि उन्होंने रवि के बारे में गलत ही राय बना ली थी। रवि ऐसा नहीं है जैसा वो लोग उसके बारे में सोचते थे, वो बहुत ही अच्छा इंसान है और दूसरों की परवाह करने वाला है। अगले दिन परिजान के डैड परिजान और रवि से पूछते हैं कि अब तुम दोनों आगे क्या करने वाले हो? तो रवि यहाँ पर कहता है अंकल मैं आपसे माफी मांगना चाहता हूँ, हमने आपका बहुत ही दिल दुखाया है, लेकिन आप फिक्र मत कीजिए, मैं परिजान की जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार हूँ। तो उसके डैड कहते अगर ऐसी बात है तो तुम्हें परिजान से शादी करनी होगी। परिजान जैसे ही शादी का नाम सुनती है वो पूरी तरह से चौंक जाती है और अपने डैड को कहती है डैड आप ये क्या कह रहे हैं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। फिर उसके डैड कहते हैं क्या बात कर रही हो, ये सब जरूरी है जो तुम दोनों को करना होगा, वैसे भी तुम दोनों ने शादी से पहले ही वो सब कर लिया जो तुम दोनों को नहीं करना चाहिए था, और अब ये सब करने के बाद शादी से इनकार कर रहे हो, ऐसा कुछ नहीं होगा, मैंने तुम दोनों की शादी तय कर दी है जो मुहूर्त के हिसाब से ही होगी। और वो ये कहकर वहाँ से चले जाते हैं, जिसे सुनकर परिजान और रवि पूरी तरह से परेशान हो जाते हैं कि अब वो दोनों इस शादी से कैसे बचेंगे। तो उसके बाद रवि परिजान को कहता है परिजान तुम फिक्र मत करो, ये शादी बस नाम की होगी, जैसे ही मेरी याददाश्त वापस आ जाएगी वैसे ही मैं तुमसे ब्रेकअप करके अपने घर वापस चला जाऊंगा और उसके बाद तुम अपनी नॉर्मल लाइफ जीना। और रवि ये कहकर पानी लेने के लिए चला जाता है तो परिजान उसके जाने के बाद उसी रिंग को घूरने लगती है, क्योंकि उसने थाना से वादा किया था कि वो उसका इंतजार करेगी, लेकिन आज वो अपना वादा तोड़ रही होती है रवि से शादी करके, जिस वजह से वो काफी परेशान रहती है। इधर रवि भी ये सारी बातें सुन लेता है, जिसे सुनकर वो भी परेशान हो जाता है कि आखिरकार परिजान के लिए ये रिंग इतनी इम्पोर्टेंट क्यों है और वो इंसान कौन है जिसे परिजान ढूंढ रही है। अगले दिन थाना फेरी को बताता है कि मैंने कदान को रास्ते से हटा दिया है, इसलिए अब तुम्हें फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि कमिश्नर ने इस केस को मेरे हाथों सौंपा है, तो इस केस को मुझे किस तरह चलाना है वो मैं डिसाइड करूंगा और रवि को कभी भी तुम्हारी लाइफ में वापस आने नहीं दूंगा। फेरी जब ये बात सुनती है तो वो थोड़ा राहत महसूस करती, पर वो कहती है एक आदमी को रास्ते से हटाने के लिए मुझे कितने आदमियों को रास्ते से हटाना पड़ेगा, मुझे समझ नहीं आ रहा कि ये सारी चीजें इतनी कॉम्प्लिकेटेड कैसे है। भले ही कदान हमारे रास्ते से हट गया हो, पर रवि की मॉम अभी भी हमारे रास्ते में है, जो दिन रात अपने बेटे को ढूंढने की जिद में लगी हुई है। अगर उन्हें पता चल गया कि उनके बेटे के गायब होने में मेरा हाथ है तो पता नहीं वो मेरे साथ क्या करेगी। और फिर यही सारी बातें सोच सोच कर टेंशन लेने लगती है, लेकिन तभी कदान उसे शांत करता है और कहता है तुम्हें इतना टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, भूलो मत तुम हमारे बच्चे की माँ बनने वाली हो, अगर तुम इतना टेंशन लोगी तो हमारे बच्चे पर इसका असर पड़ेगा, इसलिए प्लीज शांत हो जाओ। फिर जैसे ये बात सुनती है तो वो थाना को खींच
खींचकर एक थप्पड़ मारती है और कहती है ये तुम्हारा बच्चा नहीं है बल्कि रवि का बच्चा है, इसलिए अपने मुंह से इसे हमारा बच्चा कहना बंद करो। ये रवि का बच्चा है और हमेशा रवि का ही बच्चा रहेगा, इसलिए अपनी औकात में रहो। और फिर ये कहकर वहाँ से चली जाती है, जिसे देखकर थाना पूरी तरह से शॉक्ड हो जाता है कि उसने जिस लड़की के लिए इतना सारा कारनामा किया वो लड़की खुद उसे धुतकार कर चली गई। उसके बाद फिर जैसे ही घर वापस आती है तो वहाँ पर उसकी मॉम उस पर थप्पड़ों की बौछार लगा देती है और कहती है तुम्हारा दिमाग खराब हो गया, तुम दिन दहाड़े उस थाना से मिलने के लिए कैसे जा सकती हो? अगर किसी ने तुम्हें उसके साथ देख लिया होता तो तुम्हें पता है क्या होता, सबको तुम्हारी सच्चाई पता चल जाती। फेरी जब ये बात सुनती है वो पूरी तरह से शॉक्ड हो जाती है और अपनी मॉम से पूछती है मॉम क्या आपने मुझे थाना के साथ देख लिया? तो उसकी मॉम कहती है हाँ मैंने तुम्हें सब कुछ करते हुए देख लिया, अब मुझे सारी सच्चाई बताओ कि तुमने क्या क्या गुल खिलाया है। आगे कुछ दिनों बाद परिजान की शादी का दिन भी आ जाता है और परिजान काफी उदास रहती है क्योंकि उसने अपने डैड को झूठ बोला होता है। तो उसकी दोस्त कहती तुमने जिस वजह से अपने डैड से झूठ बोला है उस वजह को जल्दी से ठीक कर लो और कोई ऐसा रास्ता निकालो जिससे रवि की याददाश्त जल्द से जल्द वापस आ सके और तुम उसकी मदद से थाना को ढूंढ सको। उसके बाद शादी की सारी रस्में स्टार्ट हो जाती है और बड़े ही धूमधाम से रवि और परिजान की शादी होती है। उसके बाद ये दोनों अपनी शादी में डांस भी करते हैं और एक दूसरे के साथ बहुत ही मजे भी करते हैं। उसके बाद इन दोनों की सुहागरात की बारी आती है जहाँ पर परिजान के डैड उन दोनों को कमरे में छोड़ते हैं और रवि को कहते हैं कि मैंने अपने कलेजे के टुकड़े को तुम्हें सौंपा है, प्लीज उसका ख्याल रखना। मैं अपनी बेटी से बहुत प्यार करता हूँ, इसलिए मैं तुमसे उम्मीद करता हूँ कि तुम मेरी बेटी से मुझसे भी ज्यादा प्यार करना ताकि कभी भी उसे किसी भी तकलीफ का सामना ना करना पड़े। तो रवि भी यहाँ पर उनसे वादा करता है कि अंकल आप फिक्र मत कीजिए, मैं परिजान का बहुत ही अच्छे से ख्याल रखूंगा, उसे कभी भी किसी भी तकलीफ का सामना करने नहीं दूंगा। और परिजान के डैड यही बात सुनकर खुश हो जाते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। उसके बाद इन दोनों की सुहागरात की बारी आती है जिस वजह से परिजान काफी नर्वस होती है कि पता नहीं अब आगे क्या होगा। पर रवि परिजान की ऐसी हालत देखकर काफी खुश हो रहा होता है क्योंकि उसे मौका मिल गया होता है परिजान को टीज करने का। आगे रवि परिजान के सामने अपने शर्ट खोलने लगता है तो बेचारी परिजान शर्मा जाती है। फिर रवि उसे टोंट मारकर कहता है तुम शर्मा क्यों रही हो? तुमने तो बहुत सारे मर्दों को शर्टलेस देखा है और मुझे भी देखा है, तभी तो तुम्हें शर्म नहीं आई थी, फिर आज क्या हो गया जो तुम इतना शर्मा रही हो? और वैसे भी आज तो हमारी सुहागरात है तो सुहागरात के दिन तो ये सब चलता ही है। और यहाँ पर रवि परिजान के साथ रोमांस फरमाने लगता है जो परिजान को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता और वो रवि को कहती है मैं सरेंडर करती हूँ, प्लीज मुझे छोड़ दो। तो रवि भी परिजान को टीज करके छोड़ देता है और कहता है तुमने सरेंडर कर दिया इसलिए आज मैं तुम्हें छोड़ रहा हूँ, वरना आज मैं फुल मूड में था, अब जाओ और कपड़े चेंज कर लो, इन कपड़ों में तुम्हें गर्मी लग रही होगी ना। तो परिजान कहती है इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं इन कपड़ों में कंफर्टेबल महसूस कर रही हूँ, मैं यही कपड़े पहनकर सो जाऊंगी, तुम सो जाओ। फिर रवि कहता है ठीक है जैसी तुम्हारी मर्जी, अगर तुम इन्हीं कपड़ों में सोना चाहती हो तो सो जाओ। और रवि ये कहकर सोने के लिए चला जाता है। कुछ देर बाद परिजान को उन कपड़ों में गर्मी लगने लगती है और वो काफी अनकंफर्टेबल हो जाती है तो वो चेंज करने के लिए चुपचाप अलमारी के पास चली जाती है और वहाँ पर चोरी छुपे अपने कपड़े चेंज करने लगती है। पर उसके कपड़े का जिप इतना टाइट होता है कि उससे खुलता ही नहीं, जिस वजह से परिजान काफी परेशान हो जाती है। तभी रवि की भी नींद खुल जाती है और वो परिजान को इस तरह देखता है तो वो कहता है क्या मैं तुम्हारी हेल्प कर दूं? तो बेचारी परिजान के पास कोई और ऑप्शन नहीं बचता तो उसे रवि से हेल्प लेनी पड़ती है। आगे रवि परिजान के जिप को खोलता है और इसी बीच इन दोनों के बीच थोड़ा सा क्यूट सा मोमेंट भी हो जाता है और उसके बाद रवि चुपचाप सोने के लिए चला जाता है और परिजान भी अपने कपड़े चेंज करने के लिए सोने के लिए चली जाती है। उसके बाद परिजान रवि के साथ सोती है और पूरी रात बंदरों की तरह उछलती रहती है, जिस वजह से बेचारा रवि पूरी रात अच्छे से नहीं सो पाता। पर परिजान घोड़े बेचकर सोती है और पूरी रात रवि को तंग करती है। अगली सुबह जब परिजान की नींद खुलती है और वो रवि को अपने इतने करीब देखती है तो वो पूरी तरह से शॉक्ड हो जाती है और वो रवि से पूछती है कि तुम मुझे इस तरह हक करके क्यों सोए हुए हो? फिर रवि कहता है परिजान ध्यान से देखो, मैंने तुम्हें हक नहीं किया है बल्कि तुमने मुझे हक किया है, वो भी पूरी रात। परिजान जब ये बात सुनती है वो पूरी तरह से शॉक्ड हो जाती है और यहाँ पर रवि उसे बताता है कि कल रात तुमने मुझे बहुत ही परेशान किया, तुमने मुझे एक पल भी सोने नहीं दिया, बल्कि पूरी रात लात पैर मारकर मुझे जगाए रखा। पर कोई बात नहीं, मैं
कल रात का बदला अभी तुमसे ले लेता हूँ। और यहाँ पर रवि परिजान को ढेर सारी किस्से करने लगता है। तो परिजान कहती है रवि अपने हद में रहो। फिर रवि भी कहता है कल रात तुम अपने हद में थी, जो तुम मुझे अभी रोक रही हो। कल रात जो तुमने मेरे साथ किया है उसकी सजा तो तुम्हें मिलकर ही रहेगी। और यहाँ पर रवि परिजान के साथ फ्लर्ट करने लगता है और उसे ढेर सारी किस्से करने लगता है। तभी वहाँ पर परिजान के डैड भी आ जाते हैं और उन दोनों को इस तरह देखकर वो पूरी तरह से हैरान हो जाते हैं। तो यहाँ पर परिजान अपने डैड को कहती है डैड आप जैसा सोच रहे हैं वैसा हम दोनों कुछ भी नहीं कर रहे, प्लीज मेरी बात समझिए। तो उसके डैड स्माइल करने लगते हैं। फिर परिजान पूछती है डैड आप इस तरह स्माइल क्यों कर रहे हैं। तो उसके डैड कहते हैं मुझे यकीन नहीं हो रहा कि मेरी झल्ली बेटी की शादी हो गई है और अब भी मेरी बेटी बच्चों वाली हरकत कर रही है। जिसे सुनकर परिजान पूरी तरह से शॉक्ड हो जाती है और रवि को खूब हंसी आने लगती है। तो उसके डैड कहते हैं अब तुम दोनों उठो और जाकर नाश्ता कर लो और उसके बाद जंगल से मेरे लिए कुछ जड़ी बूटी लेकर आना क्योंकि मुझे उनकी जरूरत है। और उसके डैड ये कहकर वहाँ से चले जाते हैं। और उसके बाद रवि फिर से परिजान के साथ रोमांस फरमाने लगता है और उसे टीज करने लगता है। तो बेचारी परिजान किसी तरह अपने आप को छुड़ाकर वहाँ से चली जाती है और रवि ये सारा कारनामा करके काफी हंसता है। उसके बाद वो दोनों जंगल में जड़ी बूटी लाने के लिए जाते हैं, जहाँ पर परिजान उसे डकैतों के बारे में बताती है कि ये इलाका डकैतों का है जहाँ पर किसी का भी आना मना है। इस इलाके में वही लोग आ सकते हैं जिसे मूसा डकैत यहाँ पर लाना चाहता है। इसलिए अगर तुम्हें इस जंगल में कहीं भी ये लाल कपड़ा बंधा हुआ दिखे तो तुम उस जगह पर बिल्कुल भी मत जाना, क्योंकि अगर तुमने उन लोगों के इलाके में कदम रखा तो तुम्हें अपनी जान से हाथ धोना पड़ेगा। रवि जब ये बात सुनता है वो पूरी तरह से शॉक्ड हो जाता है और वो परिजान से पूछता है तुमने अभी अभी कहा इस गांव में सारे लोगों को मूसा डकैत लेकर आया है, इसका मतलब तुम्हें और तुम्हारे पापा को भी इस गांव में मूसा डकैत ही लेकर आया है ना? तुम और तुम्हारे पापा मूसा डकैत के चंगुल में कैसे फंसे? पर परिजान उसे कुछ भी नहीं बताती और वहाँ से चली जाती है। उसके बाद वो दोनों घर पहुँचते हैं, जहाँ पर परिजान के डैड उन दोनों को बताते हैं कि मूसा डकैत ने हमें मिलने के लिए बुलाया है, इसलिए जल्दी से हमें वहाँ जाना होगा। तो पूरी फैमिली मूसा डकैत से मिलने के लिए उसके अड्डे पर जाती है, जहाँ पर मूसा डकैत रवि को ऑर्डर देता है कि कल मेरे बंदे एक ज्वेलरी शॉप पर चोरी करने के लिए जा रहे हैं, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम उन लोगों के साथ जाओ और उनके साथ जाकर वहाँ पर चोरी करो। पर रवि इस बात से एग्री नहीं करता और वो कहता है कि मैं ये चोरी नहीं करूँगा, जिस बात पर मूसा डकैत को गुस्सा आ जाता है और वो रवि को कहता है मैं तुम्हें कह नहीं रहा बल्कि ऑर्डर दे रहा हूँ, इसलिए चुपचाप वही करो जो मैं कह रहा हूँ, क्योंकि इस गाँव में बस मेरी हुकूमत चलती है और मेरी मर्जी के खिलाफ कोई नहीं जाता। फिर रवि कहता है भले ही इस गाँव में तुम्हारी मर्जी चलती हो पर मुझ पर तुम्हारी मर्जी नहीं चलेगी, मैं ये चोरी नहीं करूँगा। और वो ये कहकर वहाँ से जाने लगता है। तो मूसा डकैत रवि को कहता है मैं तुम्हें अभी बड़े ही प्यार से समझा रहा था, लगता है तुम्हें प्यार की भाषा समझ नहीं आती, लगता है अब मुझे कोई और ही रास्ता अपनाना पड़ेगा। फिर रवि कहता है तुम्हें जो रास्ता अपनाना है अपना लो, लेकिन मैं तुम्हारे साथ कोई भी गलत काम नहीं करूँगा। और इसी बात को लेकर दोनों में हाथापाई होने लगती है। फिर मूसा कहता है मैंने तुम्हें बड़े ही प्यार से समझाया, लेकिन मुझे तुम पर सख्ती करनी ही होगी। और यहाँ पर मूसा रवि को मनाने के लिए उसके सामने ही परिजान को जहर पिला देता है और उसके बाद रवि को धमकी देता है कि अगर कल तुमने उस सोनार की दुकान पर जाकर चोरी नहीं की और मेरे हाथ में वो सारा सोना लाकर नहीं रखा तो तुम्हारी प्यारी वाइफ इस दुनिया को छोड़कर चली जाएगी और तुम देखते ही रह जाओगे। तुम्हारे पास बस 24 घंटे हैं, 24 घंटे के अंदर तुम्हें वो सारा सोना मेरे कदमों में रखना होगा। उसके बाद ही मैं तुम्हारी वाइफ के जहर का एंटीडोट दूंगा और तुम्हारी वाइफ फिर से सही सलामत हो पाएगी। इसलिए कल तुम्हें किसी भी कीमत पर वो चोरी करनी ही होगी, वरना उसके बाद जो होगा उसके जिम्मेदार तुम होगे। रवि जब ये बात सुनता है वो पूरी तरह से शॉक्ड हो जाता है और इधर परिजान के डैड भी ये सब कुछ देखकर पूरी तरह से सदमे में चले जाते हैं। उसके बाद वो लोग परिजान को घर लेकर जाते हैं, जहाँ पर रवि अपने ससुर से पूछता है कि क्या आप परिजान के जहर का एंटीडोट नहीं बना सकते? आप तो एक डॉक्टर हैं, आपको तो इन सब के बारे में सब कुछ पता होगा ना। तो परिजान के डैड कहते हैं परिजान को जो जहर दिया गया है वो बहुत ही रेयर किस्म का जहर है जिसके बारे में मुझे कुछ भी नहीं पता। अगर मुझे उस जहर का तोड़ पता होता तो मैं कब का अपनी बेटी को दे चुका होता, पर मुझे उसके बारे में कुछ भी नहीं पता। जिसे सुनकर रवि काफी परेशान हो जाता है कि अब वो क्या करे। इधर जहर की वजह से परिजान की तबीयत धीरे धीरे खराब हो रही होती है और रवि जब परिजान की ऐसी हालत देखता है तो उसे बहुत ही बुरा लगता है और वो कहता है ये सब मेरी वजह से हुआ है। अगर मैंने पहले ही मूसा डकैत की बात मान ली होती तो वो तुम्हें इस तरह जहर नहीं देता और ना ही तुम्हारी ऐसी हालत होती, ये सब मेरी वजह से हुआ है। फिर परिजान कहती इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, इसलिए खुद
को ब्लेम करना बंद करो। जो होना होता है सो होता ही है और तुमने जो किया बिल्कुल सही किया। मुझे नहीं पता कि कल मेरे साथ क्या होगा। अगर मैं कल इस दुनिया को छोड़कर चली गई तो क्या तुम मुझसे एक वादा करोगे मेरे जाने के बाद उन सारे लोगों को जान से मार डालना, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि उन लोगों की वजह से फिर किसी की जान खतरे में पड़े या फिर किसी को इस तरह की परिस्थिति से गुजरना पड़े। और ये कहते कहते परिजान की तबीयत धीरे धीरे और खराब होने लगती है, जिसे देखकर रवि पूरी तरह से परेशान हो जाता है और जल्दी से अपने ससुर को बुलाता है। तो परिजान के डैड जब परिजान की ऐसी हालत देखते हैं तो वो बहुत ही बेबस महसूस करते हैं, क्योंकि उनकी बेटी उनके सामने मर रही होती है और वो चाहकर भी अपनी बेटी के लिए कुछ भी नहीं कर पा रहे होते, जिस वजह से वो अंदर ही अंदर फूट फूट कर रो रहे होते हैं। और उसके बाद वो रवि को कहते हैं, मुझे नहीं पता कल की चोरी में तुम फेल हो गए या पास, मैं बस इतना चाहता हूँ कि तुम किसी भी कीमत पर मेरी बेटी की जान बचा लो। मैं अपनी बेटी को नहीं खो सकता और तुम ही मेरी आखिरी उम्मीद हो, प्लीज मेरी बेटी को बचा लो। रवि जब ये बात सुनता है तो बेचारा पूरी तरह से रोने लगता है, क्योंकि उसे भी परिजान की ऐसी हालत नहीं देखी जाती। अगले दिन रवि मूसा डकैत के बंदों के साथ चोरी करने के लिए तैयार हो जाता है, जहाँ पर मूसा डकैत उसे धमकी देता है, आज तुम्हें किसी भी कीमत पर ये काम पूरा करना होगा। अगर तुमने ये काम पूरा नहीं किया तो उसके बाद तुम्हारी वाइफ के साथ क्या होगा तुम्हें पता है ना। और वो ये कहकर वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद फाई रवि को गन देता है और उसके बाद सारे लोग मिलकर चोरी करने के लिए ज्वेलरी शॉप चले जाते हैं, जहाँ पर रवि अपनी सूझबूझ से उस ज्वेलरी शॉप को अच्छे से लूट लेता है और वो सारा सोना लेकर वहाँ से भागने ही वाला होता है। तभी वहाँ पर पुलिस आ जाती है और उन लोगों पर हमला कर देती है। तो रवि भी पुलिस वालों पर हमला करता है, लेकिन तभी उसे पता चलता है कि उसके गन में तो गोली ही नहीं है, बल्कि फाई ने उसे जानबूझकर खाली गन दी है ताकि वो पुलिस की गोली खाकर वहीं पर मर जाए और उसका काम तमाम हो जाए। रवि जब ये सब कुछ देखता है वो पूरी तरह से शॉक्ड हो जाता है, पर वो हार नहीं मानता बल्कि अपनी स्किल का इस्तेमाल करके उन सारे पुलिस ऑफिसर से लड़ाई करता है और उसके बाद सारा सोना लेकर वहाँ से अकेले भाग जाता है। और फाई और उसके बंदे ये सब देखते ही रह जाते हैं। उसके बाद फाई सीधा मूसा के पास जाता है और उसे बताता है कि रवि सारा सोना लेकर भाग गया है। मुझे तो पहले से ही पता था कि वो एक नंबर का घटिया इंसान है, वो हमें धोखा देगा, लेकिन आपने मेरी बात नहीं मानी। देखिए वो हमें धोखा देकर चला गया और अब हम चाहकर भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। मूसा जब ये सारी बातें सुनता है वो गुस्से से पगला जाता है, क्योंकि रवि की वजह से उसके हाथ से ढेर सारा सोना निकल गया होता है और वो ये सदमा बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर पाता। इधर परिजान की तबीयत बहुत ही खराब हो जाती है, जो परिजान के डैड से बिल्कुल भी देखी नहीं जाती, इसलिए वो सीधा मूसा डकैत के पास जाता है और वहाँ जाकर मूसा डकैत से भीख मांगता है कि वो उसकी बेटी के लिए उस जहर का तोड़ दे दे, पर मूसा देने से इनकार कर देता है। उल्टा उसे खूब बुरा भला कहता है और कहता है, अगर तुम्हें अपनी बेटी की जान बचानी है तो अपने दामाद को बोलो कि वो मेरा सोना वापस करे। जब तक वो मुझे मेरा सोना वापस नहीं करता तब तक मैं तुम्हें इस जहर का तोड़ नहीं दूंगा। इस बात पर परिजान के डैड को भी गुस्सा आ जाता है और वो कहता है, मूसा प्लीज मेरी बेटी की जान बचा लो, अगर मेरी बेटी को कुछ हो गया तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। फिर मूसा को भी गुस्सा आ जाता है और वो कहता है, तुम मुझे धमकी दे रहे हो, तुम्हारा दामाद मेरा सोना लेकर भाग गया और तुम यहाँ पर आकर मुझे ही अकड़ दिखा रहे हो, लगता है तुम मरना चाहते हो। और यहाँ पर मूसा परिजान के डैड के साथ मिसबिहेव करने लगता है, तो परिजान के डैड को भी गुस्सा आ जाता है और वो कहता है, मुझे उस दिन तुम्हें बचाना ही नहीं चाहिए था, अगर मैंने उस दिन तुम्हें नहीं बचाया होता तो आज मेरी बेटी की ऐसी हालत नहीं होती। तुम्हें मुझे मारना है तो जान से मार दो, वैसे भी मैं जिंदा रहकर क्या करूंगा, मेरी बेटी मर ही रही है तो उसके साथ मैं भी मर जाऊंगा और हम दोनों का किस्सा यहीं पर खत्म हो जाएगा। इस बात को सुनकर तो मूसा को और गुस्सा आ जाता है और वो परिजान के डैड को जान से मारने लगता है, लेकिन तभी वहाँ पर रवि सोना लेकर आ जाता है और वो मूसा को कहता है, मैं तुम्हारा सोना लेकर आ गया हूँ, अब मुझे एंटीडोट दो। तो मूसा उसे एंटीडोट दे देता है और इसी तरह परिजान की जान बच जाती है। उसके बाद मूसा रवि से पूछता है, मेरे सारे बंदे वापस आ गए थे तो तुम उनके साथ वापस क्यों नहीं आए, और ऊपर से तुम सोना लेकर क्यों भाग गए थे, मुझे बताओ। फिर रवि कहता है, तुम्हें अगर जानना ही है कि मुझे यहाँ पर आने में लेट क्यों हुई तो जाकर अपने बंदे से पूछो जिसने मेरी बंदूक से गोलियां निकाल दी थी। और रवि ये कहकर परिजान को वहाँ से लेकर चला जाता है। उसके बाद परिजान के डैड रवि का शुक्रिया अदा करते हैं, क्योंकि अगर आज रवि ने सही टाइम पर मूसा को वो सोना नहीं दिया होता तो पता नहीं आज परिजान के साथ क्या हो जाता। फिर रवि भी कहता है, अंकल मैंने आपसे वादा किया है ना कि मैं परिजान का ख्याल रखूंगा, तो मैं परिजान का ख्याल रखूंगा, उस पर कभी भी कोई भी आँच आने नहीं दूंगा, मेरा भरोसा रखिए।
इधर मूसा को जब फाई की हरकत के बारे में पता चलता है तो वो सीधा फाई के पास जाता है और वहाँ जाकर उस पर बहुत ही गुस्सा करता है और कहता है, मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया है कि उस रवि से दूर रहो, वो बंदा हमारे काम आ सकता है, लेकिन तुम्हें तो चुल मची है उससे बदला लेने की। तुम्हारी इस हरकत की वजह से हमारे कितने सारे लोग मारे गए हैं और तुम ये सब करने के बाद भी बेशर्मों की तरह मेरे सामने झूठ बोल रहे थे। मैं तुम्हें आखिरी बार वार्निंग दे रहा हूँ, अगर आइंदा से तुमने मेरे ऑर्डर का उल्लंघन किया या मेरी बात काटी तो उसके बाद मैं तुम्हारे साथ क्या करूँगा तुम सोच भी नहीं सकते। और मूसा डकैत फाई को धमकी देकर वहाँ से चला जाता है। अगले दिन परिजान को होश आ जाता है। रवि जब परिजान को सही सलामत देखता है तो वो बहुत ही खुश हो जाता है। तो यहाँ पर परिजान रवि को थैंक यू कहती है उसकी जान बचाने के लिए। फिर रवि कहता है, तुम्हें मुझे थैंक यू कहने की कोई जरूरत नहीं है, तुम मेरी वाइफ हो और तुम्हारी रक्षा करना मेरा कर्तव्य है। जिसे सुनकर परिजान बहुत ही इमोशनल हो जाती है और रोने लगती है। फिर रवि पूछता है, तुम रो क्यों रही हो, क्या तुम्हें दर्द हो रहा है? फिर परिजान कहती है, ये तो खुशी के आंसू है, मैं रो नहीं रही। कि तभी वहाँ पर परिजान के डैड भी आ जाते हैं और परिजान को सही सलामत देखकर बहुत ही राहत महसूस करते हैं। आगे सारे गांव वाले भी परिजान को देखने के लिए आते हैं और सारे गांव वाले मिलकर रवि के लिए ढेर सारे गिफ्ट लाते हैं, जिसे देखकर रवि बहुत ही खुश होता है क्योंकि उसे ऐसा फील हो रहा होता है कि लाइफ में पहली बार इतने सारे लोग उसे पसंद करने लगे हैं और उसके लिए इतना कुछ कर रहे हैं। और वो ये सारी बातें परिजान के साथ भी शेयर करता है और उसके बाद बेचारा सैड हो जाता है क्योंकि उसे अपने पास्ट के बारे में कुछ भी याद नहीं होता, जिस वजह से उसे काफी बुरा लग रहा होता है और अपने पास्ट को याद करने की कोशिश कर रहा होता है। तो यहाँ पर परिजान उसे समझाती है कि तुम्हें अपने दिमाग पर इतना जोर नहीं डालना चाहिए, तुम्हें धीरे धीरे सब कुछ याद आ जाएगा, बस थोड़ा सब्र करो। अगर तुम इसी तरह अपने दिमाग पर जोर लगाते रहे ना तो तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी, इसलिए प्लीज आराम आराम से सब कुछ याद करने की कोशिश करो, ठीक है। इधर थाना को रवि के बारे में एक सुराग मिलता है तो वो एक गांव जाता है और वहां जाकर रवि के बारे में जांच पड़ताल करने लगता है क्योंकि वो किसी भी कीमत पर रवि को वापस आने नहीं दे सकता, क्योंकि अगर वो वापस आ गया तो उसकी बैंड बच जाएगी। इसलिए वो उसे ढूंढने की पूरी कोशिश करता है ताकि सबसे पहले वो रवि को ढूंढ ले और उसके बाद उसे ठिकाने लगा दे। इधर रवि लकड़ियां काट कर घर वापस आ रहा होता है, तभी रास्ते में उसे अपने पास्ट की कुछ झलकियां याद आती है, जिसे याद करके उसके सर में दर्द होने लगता है और बेचारा पूरी तरह से पैनिक करने लगता है कि आखिरकार ये सब क्या था। और बेचारा यही सब सोच कर टेंशन में आ जाता है।